नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 61 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे पॉलिटी का 7 नंबर का यूनिट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपने मूवीज़ में काफ़ी लॉयर्स देखे होंगे जिन्होंने मूवीज़ में काफ़ी अच्छा मतलब एक एज ए लॉयर का बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। तो ये जो लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं, लॉयर जो होते हैं या जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सारी चीज़ें हमने हमारे मूवीज़ में हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उसमें देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, उनके जज क्या होते हैं, उनको कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, उनका टेन्योर क्या होता है, उनको पद से कैसे हटाया जाता है। बट आज का जो लेक्चर ना उसमें हम ना हमारा देश का जो हाईएस्ट जो क्या बोलते हैं उसको लॉ ऑफिस है, हाईएस्ट लॉ ऑफिस है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे केसेस है, आपने सुना होगा ना कि जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे कि दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वर्सेस इंडिया ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है, मतलब क्या होता है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में इन्वॉल्व होती है, बराबर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो केस लड़ता कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो केस लड़ने के लिए एक ऑफिस है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर का यूनिट था, उसका जो 10 नंबर का चैप्टर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको आज हमें देखना है। देखो क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 10 नंबर का चैप्टर है। यहाँ पे देखो इससे इतने आर्टिकल्स है, इसको हमें देखना है। यहाँ पे 10 एक्चुअली, यहाँ पे 9 दिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 88 है, ये बात करता है राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। हाउस ऑफ पार्लियामेंट और कमिटी से रिलेटेड अटॉर्नी जनरल के जो राइट्स है इसके बारे में आर्टिकल 88 बात करता है। कंप्लीट अटॉर्नी जनरल है क्या उसके बारे में आर्टिकल 76 बात करता है। और पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, अटॉर्नी जनरल को क्या क्या पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दी गई है इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 105। ये सारे आर्टिकल को हमने ऐसे देखो इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। सबसे पहले पार्ट समझने के लिए, लेक्चर के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसमें हमें देखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन करता है, उनका टर्म कितने साल का होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक चीज़ है, ये क्या है। ऐसे 5 भागों में हमने पूरे लेक्चर को डिवाइड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो ऑफिस है ये आर्टिकल 76 में प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री का अगर लॉ का हाईएस्ट ऑफिसर कोई होगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इस पर अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन आवर कंट्री, तो कौन है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। समझ गया आप? और क्या है इसके बारे में? और देखो यहाँ पे बस इतना ही है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में, इतना ही बस कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक पोस्ट डाली गई है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वो क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे केसेस पे ये बंदा काम करता है। आगे आगे क्या है? अपॉइंटमेंट एंड टर्म। अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये जो पर्सन है इनको अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कौन सा बंदा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है? मतलब क्या? इनका क्वालिफिकेशन समझ गए ना? देखो यहाँ पे मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा पर्सन है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस लड़ता है। यहाँ पे देखो अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा पर्सन वो क्वालिफाइड चाहिए, वो क्वालिफाइड चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ओके, इन अदर वर्ड्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड चाहिए, इतना ही लिखा है बस। बट सुप्रीम कोर्ट का जज क्वालिफाई होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए पता है क्या आपको? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद वो जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में लगभग 5 साल के लिए कम से कम, या सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए एक्चुअली, सुप्रीम जज ऑफ इन हाई कोर्ट में जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या जो इंग्लिश जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। ऐसा अगर कोई बंदा है जो कि इंडिया का सिटीजन है, हमारे यहाँ के जितने स्टेट्स है उसी स्टेट के कौन से भी हाई कोर्ट में वो जज है, एक तो उसने एज ए जज काम किया होना चाहिए 5 साल तक, या एज एडवोकेट काम करना चाहिए 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में हमारे देश के, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन के हिसाब से वो इंग्लिश जूरिस्ट चाहिए। अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती तो वो बंदा बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। समझ रहे? क्वालिफिकेशन ही। और ऐसा जो क्वालिफिकेशन बंदा है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसी को आप अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। समझ गया? अभी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बना सकते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, ऐसा बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे देखो,
तो फिर ये क्वालिफिकेशन क्या है, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसने किसी हाईकोर्ट में जज के तौर पे काम करना चाहिए 5 साल तक, और या एडवोकेट होना चाहिए किसी हाईकोर्ट में 10 साल तक, या वो इमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। समझ गए। आगे आगे क्या है यहाँ पे देखो, अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इनका टर्म कितना है, इस पर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एक बार। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसका जो टर्म है वो फिक्स नहीं किया गया है। वो देखो यहाँ पे, एक तो उसका टर्म फिक्स नहीं किया गया, फिर क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, मतलब ये कब कितने साल तक काम करता है, ये देख नीचे देखते हो यहाँ पे रिजाइनेशन, ये बंदा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनको रिजाइन कर सकता है। समझ गए, ये रिजाइन व्हेन गवर्नमेंट रिप्लेस, मतलब इनको अगर इनका टर्म दिया नहीं गया है, फिर इनका टर्म खत्म कैसे होता है, तो गवर्नमेंट इनको रिप्लेस कर देते हैं। नए जब बंदे को गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे तो अपने आप पहले वाले जो है वो चले जाएंगे। तो फिर ये अगर इनको अपने ऑफिस से रिजाइन करना है तो ये क्या करते हैं, रिजाइनेशन सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। समझ गए, ये रिजाइन, और रिजाइन कब करते हैं, जब गवर्नमेंट किसी और दूसरे बंदे को अपॉइंट करते हैं। समझ गए। आगे इनको रिमूवल कैसे किया जाता है, अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिसको उस पद पे रखा गया है, पर बाद में पता चला कि इसको इस पद से हटाना है, फिर इसको पद से कैसे हटाएंगे। देखो फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर इट्स रिमूवल, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और दूसरा दूसरा बंदा आएगा उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे तो ये अपने आप रिजाइन मार देंगे। समझ गए, इनका मतलब इसका मतलब क्या है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। दिस मीन्स ही मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको किसी भी टाइम अपने पद से हटा सकते हैं। समझ गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको किसी भी टाइम पे अपने पद से हटा सकते हैं। इनकी सैलरी क्या होती है, देखो रिम्यूनरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं किया है। ही रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में बी डिटरमाइंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितना फिक्स करेंगे उतनी सैलरी इनको मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी इनके बारे में, ऐसे सैलरी के बारे में बताया नहीं गया है। समझ गए। एक बार हम वापस क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अब तक जो देखा उस पर हम एक बार देखते हैं। देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और कौन सा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल इंडिया को अपॉइंट करने के लिए कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर एक लाइन में ऐसा हो डायरेक्ट कि ऐसा बंदा चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, तो ये भी चलेगा। नहीं तो ऐसा भी दे सकते हो, कोई ऐसा बंदा है जो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका है, या 10 साल तक एडवोकेट रह चुका है कोर्ट में, या इमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा प्रेसिडेंट के नज़र में, तो ऐसे बंदे को आप कर सकते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको टर्म होता है कि क्या होता है, फिक्स होता है क्या नहीं फिक्स होता, इनको रिजाइन कैसे करते हैं, फिर जैसे गवर्नमेंट दूसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे, समझ गया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरे को अपॉइंट करेंगे, ये अपने आप रिजाइन कर देते इनको ऑफिस से निकालने के लिए रिमूवल, मतलब इनकी इम्पीचमेंट वगैरह कुछ होती है क्या, कुछ भी नहीं होती, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहेंगे इनको अपने पद से हटा सकते हैं। इनका रिम्यूनरेशन सैलरी वगैरह फिक्स नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रेसिडेंट तय करते कितनी देनी। समझ गए, यहाँ तक हमने देख लिया। आगे यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट, कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस और इज रिप्लेस, ही इज अपॉइंटेड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस। देखो अपॉइंट कौन करता है, अभी हमने क्या देखा, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, निकालते कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमने क्या देखा था, हमें ये चीज़ पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद डिसीजन नहीं ले सकते, वो काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या, इनको अपॉइंट कौन किसके किया जाता है, इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको नाम बताएंगे, वो उसको अपॉइंट कर देंगे। इसका मतलब कन्वेंशनली ये बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट रिजाइन, मतलब किसी कोई गवर्नमेंट गिर जाती है, जब गवर्नमेंट रिजाइन मारेंगी या गवर्नमेंट रिप्लेस हो जाएगी, तो समझ गए, तो ये इनकी फिर वापस नई नियुक्ति होती है कन्वेंशनल, मतलब ऐसा होता आ रहा है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती तो फिर नए बंदे को ये अपॉइंट करते हैं, नई गवर्नमेंट जब आएगी वो नए गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेंगे। समझ गए, यहाँ तक हमने देख लिया अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म। अब देखते हैं इनकी ड्यूटीज और फंक्शंस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज और फंक्शन। देखो एज द चीफ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल इंक्लूड्स फॉलोइंग, इनकी ड्यूटीज फॉलो कौन से नीचे दी गई ड्यूटीज है। सबसे पहले क्या है, गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच इज रेफर्ड बाय हिम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको जो लीगल मैटर्स रेफर करते हैं कि देखो ये चीज़ आप इस पर लीगल एडवाइस हो गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा मैटर इस पर लीगल एडवाइस हो, उस पर इनको लीगल एडवाइस देना। उसके बाद टू परफॉर्म सच ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी लीगल कैरेक्टर की कोई ड्यूटीज दी तो उसको भी इनको परफॉर्म करना है। टू टीच जज द फंक्शंस कन्फर्म बाय ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, ऐसे फंक्शन को इनको कन्फर्म करना है जो इनके ऊपर ला दी गई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या किसी और लॉ द्वारा। प्रेसिडेंट हैज असाइन फॉलोइंग ड्यूटीज टू ईजिंग, प्रेसिडेंट ने नीचे दी गई ड्यूटीज इनको असाइन की है। टू अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे केसेस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है, इनका नाम है उसमें, ऐसे केसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे उस केस को लड़ना
ये काम दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, हमारे देश के प्रेसिडेंट ने। आगे, टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 142 है ना, 143 जो है ना, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर ये इसके अंदर जो गवर्नमेंट मतलब कुछ भी कोई भी केसेस चल रहे हैं उसमें रिप्रेजेंट करना है इनको, गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के कहने पे, समझ रहे क्या, प्रेसिडेंट इनको रेफर करते समझ रहे क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अंडर आर्टिकल 143 तो भी इनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। टू अपीयर when required by government of India in any high court in any cases in which government of India is concerned। अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें पार्टी किसी केस में, बट वो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो किसी हाई कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी यहाँ पे उस हाई कोर्ट में जाके उस केस को लड़ने की जिम्मेदारी भी इनकी, समझ गए। आगे क्या है, आगे आते हैं राइट्स एंड लिमिटेशंस। देखो यहाँ पे राइट्स एंड लिमिटेशन क्या बोलते हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो इनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते टाइम इनको अगर ज़रूरी लगता है कि हमारे देश की कोई भी कोर्ट है उसमें जाके ये इनको एक राइट टू ऑडियंस, वहाँ जाके वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, पूरा प्रोसीडिंग सुन सकते हैं। फर्दर ही हैज़ राइट टू स्पीक एंड टू टेक द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग और एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच मे बी नेम्ड अ मेंबर विदाउट राइट टू वेटो। मतलब अगर इनको एक्चुअली दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस में ये जाके बैठ सकते हैं, उधर जाके ये राइट टू स्पीक इनको, मतलब उधर जाके पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाके, जैसे मिनिस्टर के पास बोलने का हक है वैसे इनको बोलने का हक है, उधर ये बात भी कर सकते हैं। लोकसभा का प्रोसीडिंग हो या राज्यसभा का मतलब हाउस हो या ज्वाइंट सिटिंग हो दोनों की, उधर जाके ये बोल सकते हैं, समझ गए क्या, जाके बैठ सकते भी है, राइट टू सीट भी इनको पार्लियामेंट में और राइट टू स्पीक भी है। बट बस जब बिल पे किसी बिल पे वोटिंग होगी इनके पास बस वोट करने का हक नहीं, मतलब उन वोट करने का इनके पास हक नहीं, बाकी सारे पावर इनके पास है, समझ गया। आगे क्या है, ही एंजॉय द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितनी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज है ये सारी क्या बोलते हैं, प्रिविलेजेस इम्यूनिटी इनको भी है, समझ गए। इससे पहले हमने देखा था ड्यूटीज और फंक्शन, अभी राइट लिमिटेशन देख रहे हैं। ये राइट हमने देख लिया कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन पे जाके बैठ सकते हैं, राइट टू वेटो नहीं, बस बाकी सारी चीज़ें है, किसी भी देश के कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग सुन सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितनी प्रिविलेज दी जाती है, इम्यूनिटीज देती थी, वो भी इनको दी जाती है। आगे फॉलोइंग लिमिटेशंस आर, अभी तो राइट्स तो देख लिया हमने, इतने राइट्स थी, अब लिमिटेशंस क्या क्या है। फॉलोइंग लिमिटेशंस आर प्लेस्ड ऑन अटॉर्नी जनरल इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। कॉम्प्लिकेशन एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए नीचे दिए गए जो लिमिटेशंस है ये अटॉर्नी जनरल पर ला दे गए। ही शुड नॉट एडवाइज एंड होल्ड एनी ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस चल रहा है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इसने एडवाइस नहीं करना किसी को भी, उसने ब्रीफ केसेस इन विच कॉल्ड अपॉन एडवाइस, ओके। दूसरा चीज, ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपेयर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे केसेस है जिसपे इसको बुलाए, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली इसको कोई भी ऐसा केस है जिसमें ये रिलेटेड नहीं, पर वो केस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है उसमें इसने एडवाइस नहीं दी। दूसरी चीज, ऐसा कोई केस है जिसमें ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें भी इसने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एडवाइस नहीं देनी। उसके बाद ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये तो देखो लॉयर भी होंगे खुद, ये तो केस भी लड़ सकते हैं नॉर्मल पर्सनल प्राइवेट अपने, बट इनने ऐसे बंदे को ये नहीं कर डिफेंड नहीं करना है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताए, बिना उनकी नॉलेज में डाले हुए, समझ गए। उसके बाद ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिना परमिशन से किसी भी कंपनी में और कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर की पोजीशन इन्होंने मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करनी। उसके बाद हाउएवर अटॉर्नी जनरल इज नॉट फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फुल टाइम काउंसिल नहीं है, समझ गए। ही डज नॉट फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में ये फॉलो नहीं होता। फर्दर ही इज डिविडेड फ्रॉम दी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। मतलब अगर जो बंदा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब इसको उधर का पेमेंट भी मिल रहा है अटॉर्नी जनरल का, और बाद में पता चला कि ये भाई साहब खुद के केस भी लड़ रहे प्राइवेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। आगे क्या है आता देखिए। अब हमें देखना है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है। देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसके मतलब इसके नीचे इसके बाद एडिशन इसको ना एक लॉ ऑफिस है जिसका नाम है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, समझ रहे। एक सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एक एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये अदर लॉ ऑफिसर से जो कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसको एडिशन में दिए गए काम करने के लिए। इनका काम क्या है, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को टू फुलफिल इज अदर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनका काम पूरा करने के लिए
ये लोग इनको असिस्ट करते हेल्प करते हैं। इट शुड बी नॉट नोटेड दैट ओनली द ऑफिस ऑफ एजी इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बना है। आर्टिकल 76 है, ये मेंशन नहीं करता सोलिसिटर जनरल के बारे में भी और एडिशनल सोलिसिटर जनरल के बारे में भी। अटॉर्नी जनरल जो है अभी, ये तो हमने देख लिया सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको असिस्ट करने के लिए एक सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और एक एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। अब एक चीज़ को जान लो कि अटॉर्नी जनरल जो है ये पार्लियामेंट में बैठ सकते, दोनों जगह बात कर सकते, बर्च वोट नहीं कर सकते, बाकी इतनी पावर प्रिविलेज है। बट ये ही इज नॉट मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। अगर क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट के मिनिस्टर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कैबिनेट का सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं है। देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर, एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर होता है जो सेंट्रल कैबिनेट में बैठता है और वो सारे लीगल मैटर देखता है गवर्नमेंट लेवल पे, समझ गए, और बाद में फ्री नीचे काम करते हैं उसके नीचे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे देश में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है आर्टिकल 76 के तहत, और उसको असिस्ट करने के लिए एक सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, एडिशनल जनरल ऑफ इंडिया होता है। उसके बावजूद और भी देखो, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उसके नीचे भी सेकंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी होता है, एडवोकेट जनरल भी होता है, सीनियर एडवोकेट, बाकी इतने मतलब चेन होती है, बट हमारे काम का बस ऊपर ही, समझ गए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, यहाँ पे देखिए, वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिहाफ पे ये कोर्ट में केस लड़ते हैं, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कोई भी केस में जहाँ पे आर्टिकल 143 के अंदर जो आता है, और डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन रिक्वायर्ड, अगर कोई और फंक्शन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, वो फंक्शन में ये परफॉर्म करते हैं, समझ गए। इस तरीके से हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारा चैप्टर, इसमें हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके टर्म, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, फंक्शन, राइट, लिमिटेशंस, ये सारा देखा। उसमें हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, निकाला हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जाता है इनको, समझ गए। आर्टिकल 76 के तहत आते हैं और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर से हमारे देश की, इनके रूल का कोई प्रोसीजर है नहीं, इनको प्रेसिडेंट जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, समझ गए। ड्यूटीज भी हमने इसके देख ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इनको काम करना है। ये से हमने सारा डिटेल में, हमारा जो 10 नंबर का चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, उसका नाम था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।